आजकल की सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज़ जैसी बीमारी बहुत आम हो गई है। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह से हम डायबिटीज़ से मुकाबला कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, आपने लोगों से सुना होगा कि डायबिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें खाना पे रोक लग जाता है। किस तरह से हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं डाइट के थ्रू। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डायबिटीज़ के क्या-क्या सिम्पटम्स हैं और उसकी क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हैं। डायबिटीज़ की वजह से कौन-कौन सी बीमारियां और हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो सकता है या फिर स्ट्रोक हो सकता है। वो मील प्लान किस तरह से बनाना चाहिए, खाने की कौन-कौन सी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हमसे हमें परहेज़ करना चाहिए। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर हम अर्ली स्टेज में ही डायबिटीज़ को पहचान लिए कि किस तरह से होता है, तो हम हो सकता है कि जल्दी इसको कंट्रोल कर सकें। तो सबसे पहले हो सकता है कि डायबिटीज़ की वजह से आपको प्यास ज़्यादा लगती हो, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स है कि जिसको डायबिटीज़ होता है उसको पेशाब ज़्यादा होता है। और तीसरा ये सिम्टम है कि उसको भूख भी ज़्यादा लगती है। हो सकता है कि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसको फैटिग होता हो, थकान होती हो, या फिर पैर में झिनझिनाहट होना, ये नमनेस होना पैर में, पैर रखने पे पता नहीं चलना। ब्लड शुगर जो होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा, खाने के बाद 140 से ज़्यादा अगर होगा तो उसको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए क्या क्या मेथड हम अपना सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो आती है कि हम किस तरह से अपना खाने पीने की चीज़ को कंट्रोल करें ताकि डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाए। कम से कम आधा घंटा हमें मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। उसके बाद अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा हो तो फिर हम इंसुलिन ले सकते हैं या फिर मेडिसिन ले सकते हैं। उसके बाद हमें अपने जो आदत है, स्मोकिंग है या अल्कोहल है, उससे परहेज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डायबिटीज़ की जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है वो बहुत सारी चीज़ों को और भी बीमारियों को बढ़ा सकता है। तो इसलिए हमें ब्लड शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और हम ये कंट्रोल कर सकते हैं अच्छे खाना खा करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके, और अगर ये दोनों से कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर गुड मेडिकेशन लेकर के। तो हम ये जानें कि डायबिटीज़ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले होता है कि डायबिटीज़ में आँख में जो रेटिना होता है, रेटिना में डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं उसको, जिसकी वजह से आँख में धुंधला दिखना हो सकता है, आँख की रोशनी कम हो सकती है डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से। और दूसरी बीमारी ये हो सकती है कि डायबिटिक का असर किडनी पे हो सकता है, जिसकी वजह से इसको कहते हैं डायबिटिक किडनी डिजीज़, जिसकी वजह से परमानेंट किडनी डैमेज हो सकता है। और डायबिटीज़ में ब्रेन है, उसमें स्ट्रोक हो सकता है, या फिर हार्ट में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकता है, जैसे हार्ट अटैक हो सकता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक बीमारी होती है, वो हो सकती है, जिसमें पैर में झिनझिनाहट होना। अगर डायबिटिक पेशेंट है, उसको डायबिटीज़ बहुत हाई है, तो उसको डायबिटिक फुट डिजीज़ हो सकता है, डायबिटिक अल्सर हो सकता है, जो कि जल्दी ठीक नहीं होगा। अपने मील प्लान को रखें, और हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ खाना हो तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो डाइट जो हो वो बैलेंस डाइट हो। मतलब ये नहीं है कि एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा लिया। तो बैलेंस डाइट बनाने का एक तरीका ये है कि हम अपने प्लेट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लें। और इसमें सबसे पहला पार्ट जो होगा वो होगा नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स का, जो कि सब्जी होगी जिसमें स्टार्च नहीं होता है। जैसे आलू में स्टार्च होता है जो मीठा हल्का लगता है, लेकिन नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हो गया, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो सब नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स है, तो उसका। और उसके बाद फिर जो दूसरे आधे पोर्शन है उसमें 1/4 जो है वो रहेगा कार्बोहाइड्रेट फूड्स का, जैसे कि ब्रेड हो गया, या फिर हो गया आपको चावल हो गया, या फिर आलू हो गया। इसमें यह ध्यान रखना है कि प्लेट का साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, हमें उतना ही खाना चाहिए जितना ज़रूरत है। जो आखिरी एक पोर्शन बचा है उसमें हमें प्रोटीन का फूड खाना चाहिए, जैसे कि फ़िश हो गया, मीट का थोड़ा सा फूड खा सकते हैं, या फिर एग खा सकते हैं, या फिर प्रोटीन में बीन्स आता है, बीन्स खा सकते हैं, या फिर स्प्राउट खा सकते हैं। उसके बाद फिर
ये सब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है जिसे हम या तो स्टिर फ्राई करके बना सकते हैं या फिर नॉर्मल बॉयल करके भी खा सकते हैं। उसके बाद हम ये जानते हैं कि कौन सी फूड जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए हेल्दी है। तो इसमें सबसे पहले आता है चिया सीड। चिया सीड जो है इस तरह का दिखता है। ये एक एक्सेलेंट सोर्स है विटामिन्स के लिए, मिनरल्स के लिए, और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं कि अपने ब्लड वेसल्स जो हैं उनमें जो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उनको जमने से रोकते हैं। और उसके बाद जो फाइबर है उसमें बहुत ज़्यादा है चिया सीड में, जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और ये वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। तो हमें किस तरह से चिया सीड बनाना है? तो चिया सीड बनाने का बहुत आसान तरीका है। कोकोनट मिल्क में चिया सीड को रात में भिगो लें और थोड़ा सा हनी या फिर हल्का सा मैपल सिरप डाल के उसको फ्रीज में रख दें, और सुबह उठते ही ये पुडिंग की तरह बन जाएगा। उसके बाद इसको खा सकते हैं आराम से। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट ये ग्रीक दही है जो कि बहुत अच्छा सोर्स है। दही जो है प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है। ये हेल्प करता है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क को भी कम करता है और डायबिटीज़ को डेवलप करने से रोकता है। और ये जो दही है वो रिड्यूस करता है वेट को कम करने के लिए। अब हमें एक स्टडी है जो 1 लाख पॉपुलेशन में किया गया था, जिसमें यह पाया गया कि अगर डेली कंजम्पशन करते हैं योगर्ट का, दही का, तो फिर 18% कम चांस होता है कि हमें टाइप 2 डायबिटीज़ हो। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें चीनी नहीं डालना चाहिए। तो ग्रीक योगर्ट जो होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कम होती है। इसमें सिर्फ 6 to 8 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी नॉर्मल योगर्ट से ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद जो खाने की चीज़ आती है वो होती है बीन्स, जो होती है जो कि डायबिटिक में बहुत हेल्पफुल है। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। मतलब अंदर जाके जो इंक्रीज ब्लड शुगर इंक्रीज करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत ज़्यादा रिच होती है, प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होती है, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। इसमें एक स्टडी पाया गया है कि जो 3000 किया गया है, जिसमें ये पाया गया है कि 35% रिड्यूस चांस होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का। जो लोग हायर कंज्यूम करते हैं लेग्यूम्स को, बीन्स को, तो उन्हें कम होता है डायबिटीज़। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है ब्रोकली। ब्रोकली बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन का। इसमें 1 कप अगर ब्रोकली खाया जाए तो सिर्फ 27 कैलोरीज ही आते हैं इसमें, और 3 ग्राम्स ही डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट आते हैं। तो अगर ब्रोकली खाया जाए तो एक वेजिटेबल पार्ट्स का जो आधा पार्ट हमें बनाना है वो ब्रोकली को बॉयल करके खाया जा सकता है, और इससे वेट भी मेंटेन होगा और ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहेगा। और प्लस ब्रोकली जो है इंसुलिन को कम करता है और सेलुलर डैमेज को कम करता है। उसके बाद जो होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, अपने हार्ट के लिए भी बेनिफिशियल है। प्लस इसमें ऑलिक एसिड होता है जो कि मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। हम जानते हैं कि PUFA पूफा जो हमें नहीं खाना चाहिए, और मूफा जो है वो बेनिफिशियल होता है, जो कि मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो कि हार्ट के लिए बेनिफिशियल होता है। जो ऑलिव ऑयल होता है वो ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट को मेंटेन करता है, प्लस ट्राइग्लिसराइड जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। तो इस वजह से कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो हार्ट भी सेफ रहेगा। उसके बाद हम ये जानते हैं कि ऑलिव ऑयल में बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है, पॉलीफेनॉल्स की वजह से होता है। तो पॉलीफेनॉल्स जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं, जो ब्लड वेसल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। तो इस वजह से ऑलिव ऑयल जो है हार्ट डिजीज़ को रिड्यूस करता है। प्लस एक्स्ट्रा वर्जिन का मतलब क्या होता है कि इसको प्रोसेस नहीं किया गया है, रिफाइन नहीं किया गया है, तो उसकी वजह से जिसका जो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नॉर्मल ऑलिव ऑयल के बनिस्बत। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड को हम लोग अलसी का बीज भी कहते हैं, या फिर लिनसीड भी कहते हैं, या फिर कॉमन फ्लैक्स भी कहते हैं। तो इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्लस इसमें जो फाइबर होते हैं, लिग्नैंस होते हैं, वो बहुत अच्छा होता है हार्ट के लिए, हार्ट डिजीज़ को कम करता है। प्लस जो फाइबर होता है लिग्नैंस, वो ब्लड शुगर को भी मैनेज करता है।
तो इसलिए हमें अलसी का बीज बहुत फ़ायदेमंद है डायबिटिक पेशेंट के लिए। प्लस ये स्ट्रोक के रिस्क को कम करता है और गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, प्लस इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। इस वजह से हमें फ्लैक्स सीड खाना चाहिए। उसके बाद जो आता है ये स्ट्रॉबेरी या फिर बेरीज आते हैं। स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा फ्रूट है क्योंकि इसमें 1 कप स्ट्रॉबेरी अगर हम खाएं तो सिर्फ और सिर्फ 46 कैलोरीज ही रहता है। तो बहुत सारे शुगर पेशेंट पूछते भी हैं कि हमें कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, तो हम ये कहते हैं हमें स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी में सिर्फ 46 कैलोरीज है और 11 ग्राम ही है कार्बोहाइड्रेट का, तो इसलिए स्ट्रॉबेरी रिकमेंडेड है। प्लस इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई है। जो रेड कलर होता है वो उसके एंटीऑक्सीडेंट जो पिगमेंट है एंथोसायनिन की वजह से इसका रेड कलर होता है, तो जो कि इसको एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है। एंथोसायनिन जो है वो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, प्लस ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। इस वजह से हमें स्ट्रॉबेरी कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन सी भी है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है। विटामिन सी इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। और जो है पॉलीफेनॉल्स जो है, एक स्टडी में पाया गया कि 6 वीक अगर हम 6 हफ्ता पॉलीफेनॉल्स को खाए स्ट्रॉबेरी या फिर क्रैनबेरी में, तो इसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाया है और जो ड्रग का डोज है, इंसुलिन का डोज है, उसको कम हुआ है। इसलिए हमें स्ट्रॉबेरी खाना चाहिए। प्लस फैटी फिश जो है, इसमें फिश जो है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड एक बहुत अच्छा सोर्स है अपने हार्ट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। और प्लस इसमें DHA होता है एंड EPA होता है। तो फैटी फिश बहुत बेनिफिशियल है कार्डियक हेल्थ के लिए। EPA और DHA जो होता है वो आर्टरीज के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इसलिए आर्टेरियल डैमेज को भी कम करता है। इस वजह से ये हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करता है। तो कंज्यूम अगर फैटी फिश हमें रेगुलरली कंज्यूम करें तो फिर हमें रिड्यूस होता है हार्ट डिजीज रिस्क का। उसके बाद जानते हैं कुछ और जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि डायबिटीज़ में बेनिफिशियल है। जैसे कि होता है मेथी होता है, मेथी भी बहुत अच्छा बेनिफिशियल है। फिर करेले का जूस होता है, करेले का जूस बहुत बेनिफिशियल होता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और इससे बहुत सारी दवा भी बनती है करेले के जूस से, जो कि डायबिटीज़ को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। उसके बाद आता है एग, जो कि हम पहले ये बताया जाता था कि एग नुकसानदेह होता है, लेकिन अभी पाया गया है कि एग जो है अगर अच्छी क्वांटिटी में लिया जाए तो फिर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए। मतलब जैसे एग भी खा लिया, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि एक बैलेंस डाइट बना के खाना चाहिए। गार्लिक, देन उसके बाद होता है गार्लिक गार्लिक बहुत बेनिफिशियल, डायबिटीज़ को रिड्यूस करता है गार्लिक। और उसके बाद फिर जो है जो ये सब जो है ग्रीन वेजिटेबल्स है, इसको स्क्वैश भी कहते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि डायबिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। अब हम बहुत सारा जैसे फ्राइड चीज़ होता है, जैसे फ्रेंच फ्राइज होता है, फ्रेंच फ्राइज भी हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे प्लस बर्गर नहीं खाना चाहिए। प्लस इसमें जो डोनट होता है, डोनट प्रोसेस उसमें शुगर होता है, उसमें वो नहीं खाना चाहिए। चॉकलेट जो होता है, चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। केक वगैरह जो है वो सब रिड्यूस क्वांटिटी में खाना चाहिए। प्रोसेस फूड हो गया, कुरकुरे वगैरह या बाहर का चीज़, वो सब नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे फ्रूट को मिला के ही एक ग्लास ऑफ जूस बनता है, लेकिन अगर हम नॉर्मल रॉ फ्रूट खाएंगे तो वो फुलनेस भी प्रोवाइड करेगा प्लस हेल्थी भी होगा। इसलिए हमें फ्रूट जूस के बजाय हमें नॉर्मल फ्रूट खाना चाहिए। प्लस जो ड्राइड फ्रूट्स होते हैं वो नहीं खाना चाहिए हमें, क्योंकि नॉर्मल जैसे 1 कप ग्रेप्स क्या अगर मान लीजिए 100 कैलोरी है तो उसमें उसका 4 गुना ज़्यादा कैलोरी होगा किशमिश अगर हम 1 कप लेंगे तो। और प्लस हमें जो शुगर है वो वाइट शुगर है उसको नहीं खाना चाहिए, उसकी जगह हम ब्राउन शुगर खा सकते हैं या फिर शुगर फ्री ले सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो डायबिटीज़ के ऊपर, क्या क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किस तरह से हमें मील प्लान बनाना चाहिए। तो थैंक you very much, and see you in the next video. Thank you.